हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम बचाओ। मैं हूँ सुजाता। आई होप आपके अब तक के एग्जाम में मैंने कुछ तो हेल्प कर ही दी होगी, बचा ही दिए होंगे आपके एग्जाम्स। सो थोड़ी और हेल्प करते हैं बाय ब्रिंगिंग यूनिट 2 ऑफ बैंकिंग सीबीएसई क्लास 12th। इसका नाम है इनोवेशंस इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। सो इनोवेशन इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, इसमें क्या बताया गया है कि जैसे हमारे कंप्यूटर्स आए तो वो जब बैंकिंग टेक्नो मतलब पहले ज़माने से बात हो रही है, जस्ट अभी की टेक्नोलॉजीज की बात नहीं हो रही, शुरू से लेकर अब तक जो टेक्नोलॉजीज आई उन सब के बारे में बात होगी। ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, पहले तो नॉर्मली रजिस्टर मेंटेन होते थे, उन्हीं पे काम होता था। लाइक कंप्यूटर्स नहीं थे, उस जमाने की बात हो रही है। तो फिर कंप्यूटर आए, तो फिर बैंकिंग कंप्यूटराइजेशन एक सब्जेक्ट है वो आया, उसके बारे में बात होगी। फिर कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस के बारे में बात होगी। फिर ऑनलाइन बैंकिंग के बारे में बात होगी और मोबाइल बैंकिंग एंड इंटरनेट बैंकिंग, देन एटीएम्स। दैट्स इट, इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वांट टू टेल यू गाइस कि मेरे जो न्यू बैचेस हैं फॉर क्लास 12th फॉर टर्म 2, वो आप किस तरीके से रजिस्टर कर सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। First, you need to go to the description box. Then there is a link for the form. Then you have to go to the form and fill the form and scan this code, barcode for the payment. And all you have to do is to share your screenshot of the payment. And now, then you are registered with us. So, अगर आपको मेरे वो बैचेस ज्वाइन करने हैं तो प्लीज़ जल्दी कीजिए बिकॉज आई हैव लिमिटेड सीट्स, सो यू कैन ज्वाइन देयर बाय रजिस्टरिंग। ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सबसे पहले हम समझेंगे बैंक कंप्यूटराइजेशन। बैंक कंप्यूटराइजेशन होता क्या है? सो बेसिकली क्या होता है, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट आया, लाइक बैंक कंप्यूटर्स आए, तो कंप्यूटर्स का बेसिकली काम क्या होता है? डिवाइस होता है जो कि पहले हम डाटा उसमें डालते हैं, जो कि डाटा स्टोर कर लेता है, एक्सेप्ट करता है, स्टोर करके रखता है, प्रोसेस करता है और उसका रिजल्ट हमें दे देता है। तो या तो उसको प्रिंट करो या देखो, जो भी करो। ओके, सो बेसिकली कंप्यूटर का ये तो बेसिक हमारी डेफिनेशन है, हम बचपन से पढ़ के आ रहे हैं। पहले इनपुट, फिर प्रोसेस, फिर आउटपुट। सो वही चीज़ है, वही बात हो रही है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट कोई आइंस्टाइन थ्योरी नहीं है। ठीक है। सो बेसिकली पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कंप्यूटर्स के। सो स्पीड, बेसिकली कंप्यूटर आने से क्या हुआ, जो स्पीड थी वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गई। सो इट्स वेरी लाइक लॉजिकल टू अंडरस्टैंड, लाइक स्पीड, हम खुद इस चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ टर्म्स है नहीं। स्पीड, स्टोरेज फैसिलिटी बढ़ गई, इतना कंप्यूटर का इतना स्टोरेज फैसिलिटी होता है, तुम इसको स्टोर कर सकते हो मिनिमम, मतलब छोटी सी जगह में कितना सारा स्टोर हो जाता है, एक छोटी सी चिप में कितनी सारी जीबी एंड एमबीज सेव हो जाती हैं। सो इसलिए स्पीड बढ़ गई, स्टोरेज बढ़ गई। ओके, सो एक्यूरेसी, एक्यूरेसी क्या है, जितनी बार मतलब यूज करोगे कैलकुलेशन उसकी बिल्कुल परफेक्ट होती है। हम खुद मैन्युअली करते हैं तो इतना एक्यूरेट नहीं हो सकता, कोई भी एक आध गलती आप कर सकते हो, बट विथ कंप्यूटर्स एक्यूरेसी रहती है, बिल्कुल सही टेक्नोलॉजी आंसर देती है। सो डिलीजेंस, डिलीजेंस इज अ फ्री फ्रॉम टायर्डनेस, थकती नहीं है टेक्नोलॉजी, चलती रहेगी, हम थक जाएंगे काम करते करते, बट जो डिलीजेंस उसमें मतलब डिलीजेंस रहता है, बिल्कुल काम करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, दैट इज डिलीजेंस। वर्सेटैलिटी, काफी सारी फंक्शंस कर देता है और बहुत ही कम स्पीड में, लाइक कितने सारे फॉर्मूलाज लगाते हैं और बहुत सारे फंक्शंस भी परफॉर्म कर लेता है अकाउंटिंग के रिलेटेड। फॉर कम्युनिकेशन, computer is the most powerful tool for communication. All the computer within an office are connected by a cable. Like एक ने सेव किया तो दूसरे के पास भी वो चीज चली जाती है, तो इस तरीके के कम्युनिकेशन में भी कंप्यूटर्स हमें हेल्प कर देते हैं। प्रोसेसिंग पावर, प्रोसेसिंग पावर बहुत रहती है, लाइक किसी चीज को लॉन्ग डे लग रहा है तो वो जल्दी जल्दी प्रोसेस हो जाता है, उसको हो सकता है वो। ओके, कंपाउंड्स ऑफ कंप्यूटर्स में से एमसीक्यू आ सकता है। इसमें बेसिकली क्या आएगा कि बताओ कि कितने कंपाउंड है, तो 3 कंपाउंड है, इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट यूनिट। ठीक है, इनपुट दो, प्रोसेस करो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से, और आउटपुट दो। ठीक है, एंड बेसिकली जो हमारी इनपुट यूनिट है उसमें हम लोग अपना डेटा एंटर करते हैं,
देन जो हमारी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जो हमारा सीपीयू है, जो कि हमारा ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोला जाता है, कंट्रोल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो भी 3 तरीके की होती है, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सो ये सारे हमारे बेसिक्स हैं हमारे। सो बेसिकली होते क्या है, इनको भी वो भी समझ लेते हैं। ओके, सबसे पहले हम समझते हैं कि इनपुट यूनिट क्या होता है। इनपुट यूनिट क्या है? ये कंट्रोलिंग वेरियस इनपुट डिवाइसेस विच आर यूज फॉर एंटरिंग डाटा इनटू द कंप्यूटर, जिससे एंटर करोगे। सो फिर मोस्टली हमारे हो जाते हैं इनपुट डिवाइसेस, जैसे कि कीबोर्ड, जिनसे हम इनपुट दे रहे हैं, जो कंप्यूटर को दिया जाता है, मतलब जिस चीज से आप उसको कमांड दे सकते हैं, वो हमारे इनपुट होते हैं बेसिकली। ठीक है, कीबोर्ड, कीबोर्ड से टाइप करते हो तभी तो दिखाई देता है, वो इनपुट दिया हमने उसको। माउस, माउस से क्लिक करते हैं, बताते हैं ये करो, तो ये हमारा इनपुट हो गया। स्कैनर, स्कैनर करके भी बताते हैं। सो ये सारे हमारे इनपुट डिवाइसेस हो जाते हैं हमारे। और अदर डिवाइसेस होते हैं, मैग्नेटिक टेप हो जाता है, मैग्नेटिक डिस्क हो जाता है, लाइट पेन हो जाता है, और बारकोड रीडर हो सकता है, स्मार्ट कार्ड रीडर हो सकता है। ये सारे हमारे इनपुट यूनिट में आ जाते हैं। तो बेसिकली इनपुट डिवाइस वगैरह करके इस तरीके का बेसिक एमसीक्यू आ सकता है। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि हमारा ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोला जाता है, जिसको सीपीयू बोलते हैं हम आसान लैंग्वेज में। सो आप लोगों ने शायद ही सीपीयूज देखे होंगे, बिकॉज अब तो सब लैपटॉप्स यूज करते हैं। सीपीयू एक बड़ा सा डिब्बा होता है कंप्यूटर्स में यूज होता है, बेसिकली कंप्यूटर्स के साथ होता है। सो इट्स गाइड डायरेक्ट एंड गवर्न्स इट्स परफॉर्मेंस एंड इट्स अ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होता है क्योंकि इधर प्रोसेस चलता है। काम कहाँ करते हैं हम? ब्रेन में काम करते हैं। लाइक ब्रेन से सोचते हैं, फिर कमांड देता है तो वो हम प्रोसेस करते हैं, हाथ हिलाना है तो ब्रेन में पहले कमांड जाता है, फिर वो हाथ हिलेगा। सो इसी तरीके से इसको भी। सो ये 3 तरीके का तो है, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। सो बेसिकली हमारी कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करती है, कोऑर्डिनेट करती है एक्टिविटीज ऑफ ऑल द कंपाउंड्स ऑफ द कंप्यूटर। कंट्रोल यूनिट का काम ही कंट्रोल करना और कोऑर्डिनेट करना है ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द कंप्यूटर्स। ठीक है, कंपाउंड्स ऑफ द कंप्यूटर। दिस यूनिट्स एक्सेप्ट इनपुट एंड कन्वर्ट इनटू अ कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम। ये लाइन याद रखनी है, दिस यूनिट एक्सेप्ट द इनपुट, ये इनपुट एक्सेप्ट करती है और उसको कन्वर्ट कर देती है किसमें? बाइनरी सिस्टम में। नेक्स्ट है हमारा मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट बेसिकली डाटा स्टोर करती है बिफोर एक्चुअली इट प्रोसेस होने से पहले। नेक्स्ट है हमारा अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ये सारे जो कैलकुलेशंस होते हैं उनके लिए कंप्यूटर में रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट है हमारा आउटपुट। ये जो हमारा डाटा प्रोसेस हो जाता है उसके बाद इंश्योर करता है कि कन्वर्ट हो जाए आउटपुट इनटू अ ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, लाइक इंसान पढ़ सके। एक कोडिंग में लिखा है तो कैसे समझोगे क्या लिखा है? कोड समझ लोगे? नहीं समझ पाओगे। सो फिर आउटपुट उस लैंग्वेज में लिखा जाता है जो आपको समझ में आए, आपसे पढ़ा जा सके। नेक्स्ट है हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन। बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन क्या है? ये बेसिकली बहुत ही पॉपुलर सिस्टम होता है जिससे रिकॉर्डिंग की जा सकती है अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स की। बैंक में तो अकाउंट के ही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं, किसी के भी अकाउंट्स होंगे उनके ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जा सके, तो बैंक की जो बुक्स होती हैं वो भी मेंटेन की जा सकती हैं हमारे कंप्यूटर्स में। सो अकाउंट की जर्नल, कैश बुक, स्पेशल पर्पस और लेजर्स, ये सारी चीजें मेंटेन होती हैं। समरी ऑफ ट्रांजेक्शन्स आ जाता है, जैसे सिस्टम में आप देखोगे ट्रांजेक्शन्स शो होते हैं। पेटीएम वगैरह यूज करते हो, हिस्ट्री में जाके देखना किस तरीके से ट्रांजेक्शन्स होते हैं, वैसे कंप्यूटर में और डिटेल में आ जाते हैं, बैंकिंग में भी। सो हम पढ़ेंगे फ्लो ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज। तो फ्लो ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज में बेसिकली आ रहा है हमारा परचेज, और फिर उससे ये परचेज और सेल हमारा किसमें होता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, फिर ग्रॉस प्रॉफिट है तो फिर ग्रॉस प्रॉफिट को हमने डाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, फिर उसमें हमारे एक्सपेंसेस है, इनकम आ जाते हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसके बाद हमारी जो बैलेंस शीट है उसमें हम क्या शो करते हैं? एसेट्स एंड कैपिटल एंड लायबिलिटीज। ये सब तो आपने अकाउंट्स में पढ़ ही लिया होगा बेसिक्स में, 11th एंड 12th में। ओके, अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। कंपाउंड्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में बेसिकली हमारे आ जाते हैं प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स। लाइक क्या है क्या कंपाउंड्स क्या है?
कंप्यूटराइज क्यों कर रहे हैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को, तो ये किस में हेल्प करेगा, प्रिपरेशन करेगा, हमारे मतलब हमारे को प्रिपरेशन मदद करेगा, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स उसको प्रिपेयर कर देता है। लाइक जो भी बनाना, इनवॉइस बनाना हो, कैश मेमोज बनाने हो, इन सबको बनाने में हेल्प करता है। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, इतने सारे ट्रांजेक्शन्स कहाँ रिकॉर्ड करोगे, सो फिर वो हम कंप्यूटर्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इतने लंबे लंबे स्टेटमेंट्स होते हैं, उनको रिकॉर्ड करना कंप्यूटर में बहुत आसान रहता है। एकदम इजी इजी सॉफ्टवेयर होते हैं, उन वो लगाओ और आराम आराम से बस डिजिट डालो और वहाँ पे होते चले जाते हैं। सो ये रहता है। एडजस्टमेंट्स अकाउंट की हेल्प कर देता है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टीपीएस। टीपीएस क्या है, टीपीएस की फुल फॉर्म है हमारी ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टीपीएस। टीपीएस क्या है, टीपीएस की हमारी फुल फॉर्म है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है, बिजनेस क्या होता है, बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, एक तो होते नहीं है, एक ग्राहक तो होता नहीं है, या फिर एक हमारा क्लाइंट तो होता नहीं है, बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं, तो फिर उनके बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। सो बेसिकली उनका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, तो उनके लिए ये सॉफ्टवेयर है। सो ये किस तरीके से काम करता है, सबसे पहले आती है डाटा एंट्री। जो भी एंट्रीज हो रही है वो सारी डेटा एंट्रीज होती जाएंगी। उसके बाद डेटा वैलिडेशन, वैलिडेट किया जाएगा डाटा को कि वो एक्यूरेट और रिलायबल है कि नहीं। ठीक है, कंपेयर करेंगे उसको प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड से, मतलब सही लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो। एरर भी तो हो सकता है, तो एरर डिडक्शन और एरर करेक्शन भी करता है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है प्रोसेसिंग एंड रीवैलिडेशन। रीवैलिडेशन का फिर से वैलिडेट करता है और प्रोसेस करेगा और रीवैलिडेशन करेगा। ठीक है, सो इंस्टेंटली हो जाता है ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग से, OLTP, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग। सो बेसिकली इसी से हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा स्टोरेज, उसको स्टोर कर लेगा, हो गया वैलिडेट, हो गया इनपुट हुआ, सारी चीजें हो गई। उसके बाद स्टोरेज करेगा, उसके बाद इंफॉर्मेशन देगा कि मेकिंग अस द, मतलब अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो हमें प्रोवाइड करेगा कि ये ट्रांजेक्शन हुआ है। और फिर रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग कैन बी प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन कंटेंट अकाउंट अकॉर्डिंग टू द डिसीजन यूजफुल ऑफ द रिपोर्ट। सो बेसिकली रिपोर्ट प्रिपेयर कर देगा ऑन द, मतलब एक रिपोर्ट आ जाती है लास्ट में, पूरा पता किया, अब किसी डॉक्टर पे जाते हो वो रिपोर्ट दे देता है, तो पूरा पता चल गया, चेकअप हो गया, उसके बाद रिपोर्ट आती है। तो ऐसे ही हमारी अकाउंटिंग में भी जब पूरा ट्रांजेक्शन हो गया तो रिपोर्ट दे दी जाती है कि ये ट्रांजेक्शन हुए, ये हुआ, ये रिपोर्ट मेंटेन की जाती है। नेक्स्ट है हमारा एडवांटेज ऑफ कंप्यूटराइजिंग अकाउंटिंग, वेरी इजी। लाइक आपको कुछ कुछ तो समझ में आ ही गए होंगे, क्या क्या एडवांटेज होंगे, क्या फायदे होंगे अगर कंप्यूटराइज हो जाएगी अकाउंटिंग। बहुत सारे फायदे हैं। न्यूमरस ट्रांजेक्शन्स, न्यूमरस ट्रांजेक्शन्स क्या है, बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो अकाउंटिंग में, कितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे, इट्स वेरी इजी टू मेंटेन इट, एंड बहुत लार्ज नंबर के हम ट्रांजेक्शन बहुत ही स्पीडली और एक्यूरेसी से हम मेंटेन कर सकते हैं। इंस्टेंट रिपोर्टिंग, ट्रांजेक्शन्स जल्दी हो जाते हैं, जहाँ भी ट्रांजेक्ट करना है, ट्रांसफर करने हैं, वो जल्दी जल्दी हो जाते हैं। इंस्टेंट रिपोर्टिंग, रिपोर्ट इंस्टेंटली आ जाती, गया कि नहीं गया, हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी जल्दी पता चल जाएगा। नेक्स्ट है रिडक्शन पेपर वर्क, पेपर वर्क, पेपर मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, ऑब्वियसली इतना रिकॉर्ड बच गया ना, कंप्यूटर में मेंटेन कर लिया। फ्लेक्सिबल रिपोर्टिंग है, फ्लेक्सिबली रिपोर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा अकाउंटिंग क्यूरीज, जो भी अकाउंटिंग क्यूरीज होती है वो बहुत आसान हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा अकाउंटिंग क्यूरीज। अकाउंटिंग क्यूरीज क्या है, बेसिकली जो एक्सटर्नल पैरामीटर्स होते हैं, लाइक कस्टमर ने कोई ट्रांजेक्शन किया है कि नहीं किया है, वो सब चीज़ें भी आप अकाउंटिंग क्यूरीज चेक कर सकते हो। इस चीज़ से कंप्यूटराइज है तो बहुत आसान रहता है, डायरेक्टली आप चेक कर सकते हो। ऑनलाइन फैसिलिटी हमें मिल जाती है कंप्यूटर में, तो सब चीज़ें कहीं पे भी जाओ और वहाँ पे चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है स्केलेबिलिटी, बहुत बड़े स्केल पे आप इसको फंक्शन कर सकते हो। लाइक बहुत सारे कंप्यूटर्स एक ही चीज़ पे काम कर रहे हैं, एक ही फाइल पे काम कर रहे हैं, तो वो अपडेट होती चली जाएगी। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी सही रहता है, अभी बताया ऊपर, एक्यूरेसी सही, एकदम सही कैलकुलेशन आएगी, गलत नहीं आएगी, हमेशा एक जैसी एक्यूरेसी, मतलब होता है बार बार एक ही जैसे आंसर आएंगे, लाइक सही आंसर आएंगे, गलतियां नहीं होती, एक्यूरेट।
सो सिक्योरिटी बढ़ जाती है, अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। जब हम मैन्युअली करते हैं तो थोड़ा रिस्क रहता है, इतना सिक्योर नहीं होती हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, बट कंप्यूटर में देयर इज लॉट ऑफ सेफ्टी, किसी को नहीं पता चलेगा कौन सा ट्रांजेक्शन किया, लॉट ऑफ सिक्योरिटी। ओके, नेक्स्ट है हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। क्यों चाहिए, क्या है बेसिक रिक्वायरमेंट्स, क्यों चाहिए अकाउंटिंग सिस्टम चाहिए, क्यों कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम क्यों चाहिए? सो बेसिकली अकाउंटिंग फ्रेमवर्क के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करता है, इस तरीके से काम करो। ये एक काफ़ी ज़्यादा हेल्दी अकाउंटिंग फ्रेमवर्क रहता है इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कोडिंग एंड ग्रुपिंग स्ट्रक्चर प्री कंडीशनल होते हैं। प्री कंडीशनल मतलब पहले से ही कंडीशनल कर जाती है, यहाँ जाएगा फिर ये ट्रांजेक्शन होगा, फिर ये यहाँ पे रिपोर्ट करेगा, ये यहाँ पे फीड होगा। इस तरीके से अकाउंटिंग का एक फ्रेमवर्क बन जाता है, फ्रेम बना दिया, वर्क बना दिया, ऐसे ऐसे ही चलेगा, फ्रेम के अंदर ही चलेगा, उसी के अंदर 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 अपना प्री डिफाइन है, पहले से बताए हुए प्री कंडीशनल कंडीशंस। ओके, ऑपरेटिंग प्रोसीजर प्रोसीड कर जाता है बहुत आराम से। वेल कन्वेंस एंड डिजाइन ऑपरेटिंग प्रोसीजर ब्लेंडिंग विद द सूटेबल ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट ऑफ द एंटरप्राइज इज नेसेसरी टू वर्क विद द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। पहले ऑपरेटिंग प्रोसीजर बहुत आसान रहता है, बहुत ही इजी रहता है। ओके ओके, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं हमारा CBS। क्या है CBS? बड़ा डिफिकल्ट है CBSC जैसे साउंड करता है ना, उससे कोई लेना देना नहीं है इसका। ओके, समझते हैं CBS है क्या। CBS इज बेसिकली कोर बैंकिंग सोल्यूशन। कोर बैंकिंग सोल्यूशन बेसिकली क्या है, हम ATM ट्रांसफ़र करते हैं, हम लोग ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, और बहुत सारी फैसिलिटीज़ हम यूज़ करते हैं, मोबाइल बैंकिंग जैसे कि CRM है, और हमारा EFT है, बिल पे करते हैं। तो क्या होता है, जो हमारा अकाउंट है, समझ लो हमारा अकाउंट है SBI में, दूसरा जिस पे ट्रांसफ़र किया, किसी को फ्रेंड को आप पैसे भेज रहे हो, ठीक है, उसका ICICI में, तो इस तरीके से आपका SBI में, उसका ICICI में, तो आप लोगों का जो बैंक है वो अलग अलग हो गया। तो आप उसको आसानी से ट्रांसफ़र कैसे कर पाते हो उसके बैंक में, अपने बैंक से उसके बैंक में ट्रांसफ़र बहुत आसानी से कर लेते हो। ये बेसिकली क्या हुआ कि एक तरीके का सॉफ्टवेयर बनाया गया जिससे कि आपकी ये ट्रांजेक्शन्स और ये सारी जो फैसिलिटीज़ आप यूज़ कर रहे हो, इंटर बैंकिंग अलग अलग बैंक्स में ट्रांसफ़र करना और ये सब पता रखना आसान कैसे करा गया। CBS सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है जिससे पता चलता है कि कौन से बैंक से किस तरीके से ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं। तो ये सॉफ्टवेयर होता है एक तरीके का जो बैंक्स में यूज़ होता है, जिसकी वजह से ये ट्रांजेक्शन्स हो पा रहे हैं बेसिकली। बेसिकली जब लिबरलाइजेशन आया तब ये पता चला कि एक सिस्टम है, तो इंडियन बैंक्स ने भी इसको अडेप्ट किया और उन्हें ये चीज़ें पता चली। यही है इसमें। अब इसके क्या फ़ायदे हुए, पर कोई फ़ायदा भी तो होना चाहिए इसका। ये सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये किस पे बेस्ड होता है। ये हमारा सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, जो हेल्प करता है रिस्क रिड्यूस करने में। अब मैन्युअली इतनी सारी डेटा एंट्री करना पॉसिबल नहीं है, दूसरे ब्रांचेस की भी, अपने बैंक की कर लोगे ठीक है, दूसरे ब्रांचेस की भी करना पॉसिबल नहीं है। तो ऑनलाइन ये सब चीज़ें हो गई। तो ये हमारा कोर प्रोसेसिंग सिस्टम इन सब चीज़ों में बेसिकली हेल्प करता है। कोर स्टैंड्स फॉर सेंट्रलाइज ऑनलाइन रियल टाइम इन्वायरमेंट। किस तरीके से ऑनलाइन चल रहा है, सेंट्रलाइज कर देता है, सब पता चल जाता है एक रियल टाइम में उसी समय। कोर स्टैंड्स फॉर सेंट्रल ऑनलाइन रियल टाइम इन्वायरमेंट। ओके, नेक्स्ट है हमारा बेसिकली ये किस लिए काम आता है, किस चीज़ के लिए, या नीड ऑफ कोर बैंकिंग सोल्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों चाहिए था सबको, क्यों भैया साथ में लाना पड़ा सब ब्रांचेस को, क्यों इस तरीके का एक इन्वायरमेंट, इस तरीके का सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ी। बेसिकली इम्प्रूव ऑपरेशन एफिशिएंसी एंड रिडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। लेकिन इतना लंबा प्रोसेस होता है, उसमें कॉस्ट बहुत लग जाएगी बताने में, दूसरे बैंक को बताओ ये करो वो करो। तो एक इन्वायरमेंट ही क्रिएट कर दिया बेसिकली। कोर बैंकिंग विल प्रोवाइड वेरियस alternative delivery service channels will reduce the cost and time taken for the transaction भी तो जल्दी जल्दी हो जाते हैं।
कस्टमर सर्विस में हेल्प करी। नेक्स्ट हमारी जो मनी लॉन्ड्रिंग होती थी उसमें भी हेल्प करी। कैसे? केवाईसी के थ्रू। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? जो घपले वपले हो जाते हैं ना ज़्यादा, मनी लॉन्ड्रिंग, जो पैसे छुपाने की कोशिश की जाती है इधर उधर, तो वो भी कैच में आने लगी केवाईसी के थ्रू। केवाईसी से पता चल जाता है कि किसका अकाउंट है। सो नो योर कस्टमर, केवाईसी स्टैंड्स फॉर नो योर कस्टमर एंड एएमएल स्टैंड्स फॉर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। लॉन्ड्रिंग रोकनी है, मनी लॉन्ड्रिंग रोकनी है। नेक्स्ट, इंटीग्रेट विद इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। इंटीग्रेट किया गया इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम्स के साथ। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम में कौन से आ जाते हैं हमारे? आरटीजीएस, एनईएफटीज, ये सब हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांजेक्शन्स हैं। ये सब इनको इंटीग्रेट किया गया, साथ में लाया गया, इनकी वजह से हो पा रहे हैं ये सब सीबीएस की वजह से। नेक्स्ट है हमारा की सिस्टम ऑफ की सीबीएस सिस्टम कंट्रोल्स। कौन से हैं हमारे? सो बेसिकली हमारे इंटरनल कंट्रोल जो सीबीएस है वो डेटा एंट्री लेवल पे काम करता है थ्रू वैलिडेशन, और प्रोसेसिंग लेवल पे भी काम करता है, डेटा एंट्री पे और प्रोसेसिंग पे। ओके, नेक्स्ट है हमारे कौन से वेरियस कंट्रोल्स होते हैं जो कि हमारे सीबीएस में वेरियस लेवल पे होते हैं। तो बेसिकली एप्लीकेशन कंट्रोल में हेल्प करता है, आईटी एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल है सिक्योरिटी में, सिस्टम डेवलपमेंट कंट्रोल में, और हमारा जो सीबीएस एप्लीकेशन लेवल है वो, ये तो हमारे जो तीन थे ये हमारे वेरियस टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स थे। वेरियस काइंड ऑफ कंट्रोल्स आर अमेंडेड एट वेरियस लेवल एट इन सीबीएस में, जो वेरियस लेवल से उसमें। नेक्स्ट है हमारा इन सीबीएस एप्लीकेशन लेवल कंट्रोल। एप्लीकेशन लेवल कंट्रोल में हमारे ऑथराइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शन एज पर डेलीगेशन अथॉरिटी, डाटा इनपुट कंट्रोल्स, ये डायरेक्ट आएंगे। बताओ इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है। एक एक्स्ट्रा एक इधर का उधर डाल देंगे, लाइक एम्बेडेड लेवल, वेरियस लेवल्स का हम एप्लीकेशन लेवल में डाल देंगे और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इन पॉइंट्स में से। नेक्स्ट हमारा आईटी एडमिन कंट्रोल सिक्योरिटी। सो ये पॉइंट्स आपको रिवाइज करने पड़ेंगे क्या क्या है, पूरे तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इनमें से। सो लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स जो है हमारे सारे, और हमारे सिस्टम डेवलपमेंट कंट्रोल जो है वो भी। तो इन पॉइंट्स को इधर से उधर रखेंगे, मतलब उस वाले को उसमें डाल के इस तरीके से डायरेक्ट एमसीक्यूज आएंगे। ओके, बेनिफिट्स क्या है सीबीएस प्रोजेक्ट के? सो एनी टाइम एनीवेयर बैंकिंग, कहीं से भी कोई भी कर लो, कोई भी ब्रांच में जाओ, फटाफट से पैसे निकाल लो अपने एटीएम से। तो एनी टाइम एनीवेयर बैंकिंग, कहीं से भी बैंकिंग यूज कर सकते हो। स्टैंडर्डाइज सिंपल एंड ऑटोमेटेड प्रोसेस। सिंपल हो गया प्रोसेस, क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आ गया, सर्विस प्रोवाइड जो करते हैं बैंक्स उसमें कस्टमर्स को। नेक्स्ट है टाइमली एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग ऑडिट इंटर कंट्रोल हो जाता है, एंड कॉस्ट हमारी कम हो जाती है, पहले भी बताया गया ये तो। और न्यू ओके, नेक्स्ट है हमारा बहुत ही इजी टॉपिक है, फटाफट से समझ लेते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग। लाइक ऑनलाइन बैंकिंग एवरीबडी यूजेज इट। आई डोंट रिमेम्बर कि मैं लास्ट टाइम बैंक कब गई थी। आपको याद है? याद है कब गए थे आप लास्ट टाइम बैंक? तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, मुझे याद ही नहीं है मैं कब गई थी। शायद मैंने जब अपना अकाउंट खुलवाया था तभी मैं लास्ट टाइम गई थी अपने बैंक, एंड उसके बाद आई डोंट थिंक सो मैं उसके बाद बैंक गई हूँ एक बार भी। बिकॉज ऑनलाइन बैंकिंग इज समथिंग दैट वी आर लाइक यूजिंग एवरी डे। हर दिन हम लोग कोई भी ट्रांजेक्शन करना होता है तो हम लोग ऑनलाइन बैंकिंग का ही यूज कर रहे हैं सब लोग ऑलमोस्ट। सो किस किस के लिए यूज होता है ऑनलाइन बैंकिंग? लाइक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो होते हैं बैंक से रिलेटेड, जो भी काम आप बैंक में जाके करते थे वो ऑनलाइन हो गए, तो वो हमारे ऑनलाइन बैंकिंग में आ गए। ठीक है, इससे क्या होता है, जल्दी हो जाता है काम। तो क्या क्या सर्विसेज हैं ऑनलाइन बैंकिंग में हम लोग यूज करते हैं? व्यूइंग अकाउंट बैलेंस, व्यूइंग रीसेंट ट्रांजेक्शन्स, डाउनलोड बैंक स्टेटमेंट पीडीएफ फॉर्म में भी हो जाता है, ऑर्डर चेकबुक्स, डाउनलोड पीरियोडिक, मतलब टाइम टू टाइम पीरियड वाइज periodic account statements, downloading application for m-banking, e-banking. m-banking stands for mobile banking, e-banking stands for electronic banking. नेक्स्ट है कस्टमर
ट्रांजेक्ट बैंकिंग, तो इसमें भी हमारे जो फंड्स हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं लिंक्ड अकाउंट्स में, जो हमारे लिंक्ड अकाउंट होते हैं कस्टमर्स के। और पेइंग थर्ड पार्टी, और थर्ड पार्टी जैसे इंश्योरेंस का पे करना है, लाइट बिल पे करना है, वो थर्ड पार्टी हो गया। ठीक है। इन्वेस्टमेंट में, परचेज में, सेल में, हर चीज़ में हम लोग यूज़ कर लेते हैं। क्यों यूज़ करना है ऑनलाइन बैंकिंग, किस लिए यूज़ करते हैं? सबसे पहले फ्री है, अप टू डेट है, एप्लीकेशंस बहुत आसान होती हैं यूज़ करना, और सेव रहता है, सेफ रखता है हमको। बस पासवर्ड डालो, आईडी डालो और ट्रांजैक्शन हो गया, पैसा कैरी नहीं करना पड़ता, तो इस तरीके से वो सेफ भी होता है। और कन्वीनियंट रहता है, 24 आवर्स, लाइक बैंक खुले ना खुले, छुट्टी हो तब भी ऑनलाइन बैंकिंग से ट्रांजेक्शन्स हो जाते हैं, छुट्टी वाले दिन भी। एंड वर्ल्ड वाइड एक्सेस होती है, पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो। और कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर्स भी नहीं होते हैं, नॉर्मल सॉफ्टवेयर्स पे चल जाते हैं, एप्लीकेशन पे या हमारे गूगल क्रोम पे, नॉर्मल जो हमारा ब्राउज़र होता है उस पर खुल जाते हैं, और वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी खुल सकते हो पूरे वर्ल्ड में। ओके, सो ऑनलाइन एक्सेस प्रोसेस होता है ये। बेनिफिट्स हमारे रहते हैं, कन्वीनियंट होता है, बेटर इंटरेस्ट रेट होता है, सर्विस होती है, मोबिलिबिलिटी होती है। मोबिलिबिलिटी क्या है? कन्वीनियंस मतलब आसान, बेटर इंटरेस्ट रेट्स, लाइक आराम से आप उसको काम कर सकते हो, इंटरेस्ट रेट्स अच्छे होते हैं। सर्विसेज, इतनी सारी सर्विसेज मिल जाती हैं एक साथ। मोबिलिबिलिटी, चल के नहीं जाना पड़ता, मोबाइल चल के नहीं जाना पड़ता, आराम से वहीं बैठे बैठे काम हो जाता है। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है, ना पेज खर्च हो रहा है, ना पेट्रोल खर्च हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, बैठे बैठे घर पे ही काम हो रहा है। तो नेक्स्ट है हमारा ऑनलाइन बैंकिंग रिस्क। इसके रिस्क क्या है? बहुत रिस्क है। सो फिर इससे क्या है कि चोरी हो सकती है, अगर आपका लॉगिन वगैरह आपने गलत कर दिया, कभी वेबसाइट गलत घुस गए, वैसा ही इंटरफेस है, तो चोरी हो सकती है। आपने कोई ट्रांजैक्शन किया, किसी और पे चला गया, ये भी रिस्क है। और अटैक्स होते रहते हैं बैंक अकाउंट्स में, अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ करते हैं, तो ये भी एक रिस्क है। ओके, नेक्स्ट हम समझेंगे फ्रॉडस्टर्स करते क्या है, फिशिंग करते हैं। फिशिंग एक बेसिकली सेंट्रल स्टेज ऑफ इंटरनेट स्कैम है, इंटरनेट स्कैम है फिशिंग। इसमें क्या होता है, हमारे पास मेल्स आते हैं और वो लगता है कि वो हमारे बैंक से ही आया है, इस तरीके का। फिशिंग मतलब एक तरीके का मेल बना देते हैं जो लगता है कि ओरिजिनली उसी जगह से आया है, लेकिन वो कहीं और से आया होता है, और फिर उसमें हम लोग पैसे ट्रांजेक्शन कर देते हैं, और वो होता नहीं है, वहाँ पे जाना नहीं चाहिए लेकिन हो जाता है। आपके साथ ऐसा फिशिंग वाला ट्रांजेक्शन हुआ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बताना। मेरे साथ एक बार हुआ था, मेरे 800 रुपये चले गए थे। मतलब वो बिल्कुल उसी की तरह थी, वो वेबसाइट बिल्कुल सेम वेबसाइट थी, ज़रा सा डिफरेंस था, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला, और मैंने ट्रांजेक्शन किया, और बाद में मुझे पता चला कि मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं है और मेरे पैसे कट गए। तो आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो डू लेट मी नो। सो इसको फिशिंग बोलते हैं बेसिकली। सो जब हम इंफॉर्मेशन अपनी एंटर कर देते हैं तभी पैसा हमारे उससे उड़ जाता है। ओके, अब हमारे 3 आ गए हैं, स्नूफिंग, फिशिंग एंड स्कीमिंग। सो पहले हम समझते हैं कि स्नूफिंग क्या है। स्नूफिंग बेसिकली क्या है कि कोई बंदा कुछ और बनने की कोशिश कर रहा है, लाइक आइडेंटिटी थ्रेफ्ट बोला जाता है इसको। लाइक पर्सन अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा है और इससे जो कोई और बन के आपसे इंफॉर्मेशन चुराने की कोशिश करता है। फिशिंग में बेसिकली क्या होता है, इट्स अ वेयर पर्सन स्टील्स द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। इसमें सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को चुराने की कोशिश की जाती है फिशिंग में। सो स्नूफिंग में एक न्यू आइडेंटिटी मिल जाती है, और फिशिंग में कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और तीसरा है हमारा, ओके लास्ट है हमारा स्कीमिंग। स्कीमिंग बेसिकली हम बैंक से रिलेटेड ही समझेंगे। स्कीमिंग वैसे ही होता है तरकीब लगा के किस तरीके से चोरी करना, दैट इज स्कीमिंग, स्कीम लगाना। सो लेकिन हम बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे क्या है। सो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि क्या होता है, कभी कभी आप एटीएम में आप अपना पिन डालते हो, तो कई लोग उसमें ना पन्नी वन्नी कुछ लगा के आपका पिन चोरी कर लेते हैं। सो ये एक तरीके का स्कीमिंग ही कहलाता है। सो एटीएम में बेसिकली ये चीज़ हो जाती है, एटीएम कार्ड्स में इस तरीके की चोरियां हो जाती हैं, सो दैट इज कॉल्ड स्कीमिंग। नेक्स्ट है हमारा ऑनलाइन बैंकिंग सिक्योरिटी फीचर्स। ऑनलाइन बैंकिंग में किस तरीके के सिक्योरिटी फीचर होते हैं?
So security token device for online banking. Use of a secure website has become almost universally adapted. ये उस ऑनलाइन बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है, लाइक जो साइड है वो ये सब चीज़ें फॉलो करेगी. पिन एंड टिन नंबर्स, ट्रांजेक्शनल ऑथेंटिकेशन नंबर्स, TAN, system where pin represent a password used for the logins, OTPs, one time passwords, GSM और मोबाइल फ़ोन बाय SMS, सिग्नेचर बेस्ड ऑनलाइन बैंकिंग, ये सब चीज़ें होने लगी हैं. ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं फॉर मेकिंग द पेमेंट सिक्योर. नेक्स्ट है हमारा ऑनलाइन बैंकिंग सिक्योरिटी काउंटर मेजर्स. काउंटर मेजर्स आप क्या ले सकते हैं? सिक्योरिटी काउंटर मेजर्स मतलब आप लोग क्या किस तरीके के मेजर्स लिए जा रहे हैं. तो डिजिटल सर्टिफिकेट्स यूज़ होते हैं फिशिंग और फॉर्मिंग में. यूज़ ऑफ क्लास 3 कार्ड्स रीडर्स एंड user should use virus scanners to be careful and download softwares or email attachment to protect those in attacks. ये सब चीज़ें हैं, ये सब करना चाहिए कस्टमर्स को अपने आप को बचाने के लिए ऑनलाइन जो प्रॉब्लम हो जाती है उनसे. ओके, नेक्स्ट है हमारा मोबाइल बैंकिंग. मोबाइल बैंकिंग आई थिंक आप लोग सब लोग यूज़ कर रहे होंगे, आजकल तो बहुत कॉमन है. सो मोबाइल बैंकिंग इज अ सिस्टम that allows customers of financial transactions institutions to conduct a number of financial transactions through using a mobile device such as mobile phone or personal digital assistants. इन सबको यूज़ करके यूज़ करना है. इसमें कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं, मैं आपको बताती हूँ इम्पोर्टेंट. हमारी ये बेसिकली पहले जो स्टार्ट हुआ था वो SMS के थ्रू ट्रांजेक्शन्स होते थे बैंकिंग में. देन जो स्टार्टिंग में SMS के थ्रू आप कर सकते थे. फिर हमारा 2010 में हमारा मोबाइल बैंकिंग आ गया एंड मोस्ट ऑफ्टन बीन परफॉर्म बाय SMS और द मोबाइल वेब. सो सबसे पहले हमारे आईफोन्स में आया था, फिर गूगल एंड्रॉयड फ़ोन्स में भी आ गया. लैंग्वेजेस में यूज़ होती है, जो कोडिंग लैंग्वेजेस होती है वो यूज़ होती है HTML, CSS3 और स्क्रिप्ट हमारी यूज़ होती है जावास्क्रिप्ट. ओके, इम्पोर्टेंस क्या है? मोबाइल बैंकिंग क्यों होती है भाई, किस लिए चाहिए? सो ये प्रोडक्टिव एंड सिंपल रहती है और हमारी जो सारी चीज़ें हैं वो बहुत ही इजीली हमारी हो जाती हैं. नेक्स्ट है हमारा एम कॉमर्स इज एक्सपेक्टेड टू अकाउंट फॉर एन इंक्रीजिंग हाई प्रोपोर्शन ऑफ ट्रांजेक्शन. मोबाइल हमारे हाथ में हमेशा रहता है तो ट्रांजेक्शन जो ज़्यादा ट्रांजेक्शन है वो करने में आसानी रहती है और बेसिकली बहुत ही इजी टू यूज़ होता है. एनी प्लेस एनीवेयर कहीं भी यूज़ कर सकते हो और न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी लाता है, न्यू अलाइंसेस लाता है. न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आजकल लोग पेटीएम वीटीएम से ले रहे थे. जब डीमोनेटाइजेशन आया तो सबने इन्हीं मोबाइल के थ्रू ही तो लिया पैसा. और इसकी जो मार्केट जो पेनिट्रेशन है, मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है बिकॉज इंडिया में तो मतलब एवरीबडी हैज़ अ फोन. लाइक लैपटॉप नहीं है, लाइक everybody has a phone. So mobile banking is like I don't think so कि आप लोगों के पास इंटरनेट बैंकिंग होगी या आपने यूज़ किया होगा ज़्यादा, लेकिन मोबाइल बैंकिंग इज समथिंग यू आर यूजिंग ऑन अ डेली बेसिस. सो मोबाइल बैंकिंग इज वेरी वेरी कॉमन. ओके, एडवांटेज क्या है कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से? सो आपको लाइंस में वेट नहीं करना पड़ता है, प्लान अपना जाके घंटों घंटों बर्बाद नहीं करने पड़ते हैं बैंक में, और आपको अपना बैलेंस चेक करने के लिए आपको स्टेटमेंट देखने की ज़रूरत नहीं है. आपके बैलेंस आपके SMS पे ही मोबाइल बैंकिंग में आ जाता है. बैंक से क्या है, कंट्रोल कर सकते हैं कॉस्ट को, कॉस्ट डुप्लीकेशन में हेल्प करता है और ऑनलाइन चैनल कस्टमर्स के लिए हेल्प करा, कस्टमर्स को सर्विस मिल रही है. जो कस्टमर्स जिस तरीके से पर्सनलाइज सर्विस चाहता है उसको मिल जाती है. प्रोएक्टिव होते हैं, क्रॉस सेलिंग हो सकती है. किस तरीके की मोबाइल सर्विसेज मिलती हैं हमारे बैंक में? सो GPRS फास्ट डाटा सर्विस, लो डाटा ट्रांसफर कॉस्ट मिल जाता है, मोर फंक्शनल पॉसिबिलिटीज होती हैं, हायर सिक्योरिटी मैकेनिज्म होता है, OTP पूछता है, थंब भी लगाना पड़ता है, बहुत तरीके के अलग अलग उसमें सिस्टम्स होते हैं, OTP भी आता है. एप्लीकेशन कैपिलाइज ऑन द मोबाइल एक्सेप्ट, सो मोबाइल के हिसाब से चल जाता है बहुत ही आसानी से. सो
नेक्स्ट है हमारा मोबाइल बैंकिंग सिक्योरिटी इश्यूज। सिर्फ सुविधा नहीं मिलेगी, परेशानी भी आएगी साथ में। तो क्या क्या इश्यूज हो जाते हैं? तो जो है, अगर डिवाइस चोरी हो गया, परेशानी है ना, ये एक परेशानी है। नेक्स्ट, मोबाइल कम्युनिकेशन है जो क्लियर टेक्स्ट कैन बी रीड एंड इंटरप्रेटेड। सो ये भी एक इशू हो जाता है कि कभी कभी हम लोग गलत समझ लेते हैं उस मैसेज को, ये भी एक थोड़ी सी टेक्स्ट हम क्लियरली नहीं समझ पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जो ये एप्लीकेशन होती है ना, ये लोकेशन मांगती हैं, तो ये एक तरीके का वो हमें जानना चाह रही है हम कहाँ पर हैं, तो एक प्राइवेसी इन्वेजन माना जाता है। इन्वेजन मतलब आपकी जो प्राइवेसी है उसमें दखल दे रहे हैं, इन्वेट कर रहे हैं, इन्वेजन कर रहे हैं। लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन इन पेमेंट सोल्यूशन, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पेमेंट सोल्यूशंस में स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। नेक्स्ट है हमारा मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस। सो बेसिकली हमारे एसएमएस होते हैं, डब्ल्यूएपी होते हैं, और डाउनलोडेबल एप्स भी होती हैं। एसएमएस के थ्रू भी हो सकता है, डब्ल्यूएपी के थ्रू भी हो सकता है, और डाउनलोडेबल ऐप के थ्रू भी हो सकता है। सो सबसे पहले तो एसएमएस के थ्रू ही होता था, एसएमएस के थ्रू ट्रांसफर हो जाता था पैसा। सो इन्होंने बताया है इस चैट में किस तरीके से कौन कौन यूज कर रहा है। एसएमएस की फुल फॉर्म होती है हमारी शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज। सो बेसिकली हमारे, अब देखते हैं हम लोग एडवांटेज क्या है एसएमएस पेमेंट सिस्टम्स के। सो इट्स वेरी क्विक एंड इजी टू यूज। नेक्स्ट है, इसमें क्रेडिट कार्ड डिटेल्स वगैरह नहीं डालनी पड़ती, नंबर्स के थ्रू हो जाता है। इसमें कोई पासवर्ड भी नहीं याद रखना पड़ता, जैसे कि हमें पेटीएम और बाकी सब में याद रखना पड़ता है। और हमारे इसमें नो पर्सनल डिटेल्स, कोई पर्सनल डिटेल्स भी हमारी रिलीज नहीं होती है। बिजनेस के लिए किस तरीके से हेल्पफुल है? इंस्टेंट ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो, इंस्टेंटली मैसेज आ जाएगा भाई पैसे ट्रांसफर हो गए। और ये डिडंट नीड टू वेरीफाई कस्टमर्स आइडेंटिटीज और वरी अबाउट चेजिंग पेमेंट और कार्ड्स भी डिनाइड। ठीक है, आइडेंटिटी रिवील नहीं होती, जैसे कि ऊपर हमने इन्वेजन वाला पढ़ा था उसमें, इसमें नहीं होती। और ऑल द बिलिंग इज हैंडल बाय द मोबाइल फोन ऑपरेटर्स, मोबाइल फोन ऑपरेटर्स ही हैंडल करते हैं, एंड क्विक एंड फास्ट होता है। नेक्स्ट है हमारा वीएपी पेमेंट्स। वीएपी पेमेंट्स में हमारे वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, इट्स WAP। WAP बेसिकली सिंपली मीन्स वायरलेस एप्लीकेशन पोर्टल्स। ये क्या, जो हमारे स्मार्टफोन्स होते हैं उनको इंटरनेट से कनेक्ट कर देती है और ऑनलाइन पेमेंट्स में हेल्प करती है, जैसे कि हमारा गूगल पे, फोन पे, पेपाल, ये सारे जो वॉलेट्स हैं ये हमारे वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा डाउनलोडेबल एप्स जो होती हैं वो हमारी इसमें आ जाती है। एप्लीकेशंस आजकल हम यूज़ करते हैं वो सब हमारी डाउनलोडेबल एप्लीकेशंस में आ जाती हैं। तो फैसिलिटीज़ क्या क्या होती हैं मोबाइल बैंकिंग, क्यों क्या किस तरीके की फैसिलिटीज़ देता है? अकाउंट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, मिनी स्टेटमेंट मिल सकता है, अलर्ट्स मिल जाते हैं पेमेंट्स होती हैं तो, मॉनिटर करता है टर्म डिपॉजिट्स को, लोन स्टेटमेंट्स बताता रहता है, म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी स्टेटमेंट्स, इंश्योरेंस पॉलिसी, इन सब के बारे में बताता है। इन्वेस्टमेंट में किस तरीके से हेल्प करता है? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, रियल टाइम स्टॉक ऑप्शन में आ जाता है। और किस तरीके से सपोर्ट देता है? स्टेटस ऑफ रिक्वेस्ट ऑफ क्रेडिट कार्ड और बाकी सारी चीज़ों में भी हेल्प करता है। ये सब आप आराम से पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ भी नहीं है, इजी है, डायरेक्ट MCQs आने वाले हैं इनमें से। नेक्स्ट है हमारा सिक्योरिटी मेजर्स जो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं फॉर मोबाइल बैंकिंग। सिक्योरिटी मेजर्स, किस तरीके के सिक्योरिटी मेजर्स लेने चाहिए फॉर मोबाइल बैंकिंग? SMS चैनल कैन बी यूज्ड एंड मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन टू प्रोटेक्ट द डाटा इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी। मोबाइल जो SMS चैनल्स हैं वो यूज इनक्रिप्टेड होते हैं, सो ये ध्यान से यूज करने चाहिए। यूज ऑफ क्रिप्टो जावा सिम्स, मतलब जो सेफ सिम्स आती हैं, एक स्पेशल सिम्स भी आती हैं जो बहुत ही सेफ होती हैं, वो क्रिप्टो जावा स्क्रिप्ट्स होती हैं हमारी, उनको यूज करना चाहिए। तो जो बेसिकली हमारे डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स जो लिंक होते हैं स्पेसिफिक फोन नंबर से,
उसको एडिट ट्रांजेक्शन सिक्योरिटी के लिए उसी को यूज करना चाहिए। पिन डालना चाहिए, ओटीपी आते हैं, इन सबको ध्यान रखना चाहिए। और सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस जो सॉफ्टवेयर होता है फायरवॉल, वो डालना चाहिए। इससे हम लोग सेफ मोबाइल बैंकिंग यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा इंटरनेट बैंकिंग। बेसिकली जो मोबाइल में बैंकिंग यूज करे थे वो मोबाइल बैंकिंग हो गया, और इंटरनेट में जो बैंकिंग यूज करेंगे वो इंटरनेट बैंकिंग हो जाएगा। सो हमारे जो इंटरनेट बैंकिंग है ये बेसिकली हमारे क्यों यूज होते हैं, तो बहुत आसानी रहती है ट्रांजेक्शन्स करने में, एनएफटीज वगैरह ये सब। रेलवे बुकिंग जो हम करते हैं, किस किस के लिए यूज होता है? बिल पेमेंट्स के लिए, क्रेडिट कार्ड्स के लिए, इंश्योरेंस के लिए, कस्टमर सर्विसेज के लिए, रिचार्ज करते हैं हम अपने फ़ोन को, इन सब के लिए यूज हो जाता है। किस तरीके से यूज कर सकते हैं? सो बेसिकली अकाउंट क्रिएट किया जाता है, उसमें अपना पासवर्ड डालो, लॉगिन करो, जैसे ईमेल आईडी लॉगिन करते हैं, और बस इस तरीके से आपकी अपनी यूनिक आईडी क्रिएट कर लो। यूनिक आईडी क्रिएट करनी होती है, उसके बाद अपने अकाउंट को लिंक करो एंड यू आर ऑल सेट टू यूज इंटरनेट बैंकिंग। क्या है इंटरनेट बैंकिंग के फायदे? लेस कॉस्ट ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं, कॉस्ट कम लगती है। स्पीड, वेरी इंपॉर्टेंट। एफिशिएंसी, स्पीड बैंकिंग, विजिट कवरेज अवेलेबल 24/7। नेक्स्ट सिक्योरिटी, किस तरीके के सिक्योरिटी रिस्क होते हैं इंटरनेट बैंकिंग में? रिस्क तो इन्वॉल्व होगा यार, इंटरनेट इन्वॉल्व है तो रिस्क भी इन्वॉल्व होगा। सो फ्रॉड होने की ज़्यादा रहती है, वेबसाइट्स फ्रॉड हो सकती हैं, फेक ईमेल्स आते हैं, और ट्रोजन हॉर्स भी हो सकता है। यूज ऑफ ट्रोजन हॉर्स प्रोग्राम टू कैप्चर यूजर्स आईडी एंड पासवर्ड। ट्रोजन हॉर्स क्या होते हैं? बेसिकली कोई छुप के आपके अकाउंट में, कोई घुस के आपके लैपटॉप में और देख रहा है कि आप क्या क्या डाल रहे हो, तो आप पासवर्ड और लॉगिन डालोगे तो वो चोरी हो सकता है। क्या क्या प्रोसीजर्स, क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो अपने आप को बचाने के लिए? कुछ कर भी सकते हैं इंटरनेट से बचने के लिए, एक इंटरनेट फ्रॉड से बचने के लिए। सो इंश्योर करो सिक्योरिटी while बैंकिंग ऑनलाइन इज टू कीप योर पासवर्ड एंड पिन अ सीक्रेट। छुपा के रखो अपना पासवर्ड और पिन, और अपना पर्सनल कंप्यूटर को सेफ रखो। ऑलवेज इंस्टॉल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है हमारा अपना चेक करो जब बैंक स्टेटमेंट रेगुलरली, जिससे पता चलेगा कोई ऐसे छोटे मोटे ट्रांजेक्शन्स तो नहीं हो रहे, पता ही नहीं है पैसे कटे जा रहे हैं। और मेक श्योर सेशन सिक्योर हो, सेशन आउट हो जाते हैं, खत्म हो जाता है तो सिक्योर रहे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग? कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है। वो मोबाइल पे चलता है, वो इंटरनेट पे चलता है। इंटरनेट बैंकिंग को आई बैंकिंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा एटीएम्स। एटीएम्स आप लोगों ने सबने यूज़ किए होंगे, पैसे निकालने के लिए बेसिकली यूज़ होता है, और मशीन्स होती हैं जिसमें से पैसे निकाले जाते हैं। तो बेसिकली यूज क्यों होता है? 24 एक्सेस टू कैश हो जाता है, व्यू अकाउंट बैलेंस, मिनी स्टेटमेंट, ऑर्डर अ चेक बैक, चेक बुक, अकाउंट स्टेटमेंट, ट्रांसफर फंड्स बिटवीन अकाउंट्स, refill your prepaid cash or card, pay your utility bills like electricity bill and postpaid mobile bills। ATMs यूज हो जाते हैं इनके लिए। डिपॉजिट कैश एंड चेक, चेंज योर पिन, लर्न अबाउट अदर प्रोडक्ट्स, ये सब चीज़ों के लिए यूज होता है। स्ट्रक्चर बेसिकली बताया गया किस तरीके से होता है हमारा एटीएम। इस तरीके से दिखता है, ये हमारा डिपॉजिट स्लिप निकलती है यहाँ से, कैश डिस्पेंसर्स, डिस्प्ले स्क्रीन होती है, रिसिप्ट प्रिंटर, स्क्रीन बटन, कार्ड रीडर, स्पीकर, कीबोर्ड। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। ये था हमारा पूरा summarization of chapter 2 of banking. All the best for your exam, and just follow this page if you find these videos helpful. So do subscribe this channel, and आपको अगर ये videos helpful लगी so do let me know in the comment section, and आप मुझे follow कर सकते हैं मेरे Instagram and Facebook पे for the updates। and अगर आपको मेरा बैच ज्वाइन करना है फॉर टर्म 2 ऑफ बैंकिंग एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड बिजनेस स्टडीज, इन तीनों में से आपको अगर एक भी सब्जेक्ट मुझसे पढ़ना है सो आप मेरे साथ रजिस्टर कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। लिमिटेड सीट्स हैं, आप बहुत ही
बहुत ही कम प्राइस लग रहे हैं इसमें। आप जाके मेरे ब्लॉग पे इसको चेक कर सकते हैं किस तरीके से आपको रजिस्टर करना है। एंड अगर आपको वो बैच ज्वाइन करना है तो जल्दी से जल्दी जाके कर लीजिए। ओके, थैंक यू।